Hello Codosians, this is a revision video of cell, the fundamental unit of life. Okay kids, so इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि सेल क्या होता है। आपको पता है सेल किसने डिस्कवर किया था? सेल वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय रॉबर्ट हुक. Robert Hooke was a scientist and he discovered cell in the cork of oak tree. This was his microscope which he made using some bottles and some lenses. See how he see the image of a honeycomb structure like cell. He termed cells as a small little room. Cell means a small room as per Robert Hooke. ब्रिक्स, जैसे घर जो होता है वो ब्रिक से बनता है, वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी सेल से बनती है. अमीबा जैसा एक ऑर्गेनिज्म केवल एक सिंगल सेल का बना होता है. इस तरह के ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. यूनी मतलब सिंगल और सेल्युलर मतलब सेल्ड. सो एनिमल्स यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं. देखो ये बैक्टीरिया, अमीबा, क्लामाइडोमोनास, प्लैरामीशियम, ये सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सेल से बने होते हैं, वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं. मल्टी यानी बहुत सारे, मैनी और सेल्यूलर यानी सेल्स. सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल से ही बने होते हैं बच्चों. ओके एक ही सिंगल सेल डिवाइड होकर के मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनाता है. हमेशा याद रखना, न्यू सेल्स ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. क्या सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के पास सेम काइंड ऑफ सेल होते हैं? नहीं. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नो. वी इन आवर बॉडी वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. देखो मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, दीज आर मसल सेल्स, इससे मसल्स बनी हुई है. ये ब्लड सेल्स हैं. देखो ये कितने अलग हैं. नर्व सेल्स जिनसे नर्व्स बनती हैं, या बोन सेल, फैट सेल, ओवम, स्पर्म, ये सब अलग अलग तरह के सेल्स हैं जो जिनसे हमारी बॉडी बनती है. ओके बेटा, तो सेल्स सारे एक जैसे नहीं होते दिखने में, लेकिन सेल ही हैं जिनसे सारे ऑर्गन, सारे टिश्यू सब बने होते हैं. हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हार्ट है, लिवर है, किडनीज है, ब्रेन्स है, ये सब के सब ये सब सेल से बने होते हैं ना, अपना अपना फंक्शन करते हैं. इसीलिए इनके अंदर के सेल्स अलग अलग तरह के होते हैं. जैसे लिवर का सेल अलग होगा, किडनी का सेल्स, जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो अलग होते हैं, ब्रेन के सेल्स बिल्कुल अलग होते हैं, है ना बेटा. तो सभी अपने अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंगली एडॉप्टेबिलिटीज़ लेकर के अलग अलग तरह के सेल्स बन जाते हैं. जैसे फैक्ट्री में जब काम करते हैं तो लेबर अलग अलग काम करता है ना, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग काम करते हैं. वैसे ही आपकी बॉडी भी एक फैक्ट्री के जैसी है ना. उसमें सेल है और सेल में भी अलग अलग ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं. ठीक है, देखो बेटा ये एक सेल का एग्जाम्पल है. इसमें प्लास्टिड्स हैं, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है. ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब सेल ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं. और ये सभी सेल ऑर्गेनेलीज का काम होता है अलग अलग फंक्शन करना. न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सारे फंक्शंस को, प्लास्टिड्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वैसे ही वैक्यूल जो है फूड या दूसरी चीज़ों को बनाते हैं. जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ना अलग अलग काम के लिए, वैसे ही सेल के भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. अब हम सेल के डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. देखो ये सेल है, ये मैंने सेल का बेसिक आउटलाइन स्ट्रक्चर बनाया. ठीक है, अब हम इसके अंदर ये जो फ्लूइड सॉर्ट ऑफ भरेंगे ना, ये पता है क्या होता है? ये होता है सेल का साइटोप्लाज्म, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा था परकिंजे ने. ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म है इसी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड होते हैं. ये वाटर, मिनरल्स, एंजाइम्स और बहुत सारे ऑर्गेनेलीज के साथ बना होता है. ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म के सेंटर में होता है सेल का ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस. देखो कितने सारे सेल ऑर्गेनेलीज दिख रहे हैं ना. ये जो सेंटर में है ये न्यूक्लियस है, इसके पास ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सारे डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जो कि किस में एम्बेडेड है? साइटोप्लाज्म में. किस में एम्बेडेड है बेटा? साइटोप्लाज्म में. ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये सेल की प्रोटीन फैक्ट्री होती है. इसमें क्या बनते हैं?
प्रोटीन्स बनते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल की लिपिड फैक्ट्री, जिसमें फैट्स बनते हैं सेल के, ठीक है। वैसे ही गोल्जी बॉडी होती है जो कि सेल का पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है ना। जैसे फैक्ट्री में से कोई भी सामान कोई भी दूसरी लोकेशन पे पहुंचाया जाता है तो वो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट करता है ना, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का पावर हाउस होता है। यहाँ पे सारी एनर्जी जो फूड से जनरेट होती है ना, यहीं प्रोड्यूस होती है। और वैक्यूल स्टोरेज मटेरियल, जितना भी स्टोरेज होता है ये स्टोरेज बैग के जैसे काम करते हैं। और लाइसोसोम्स के अंदर सारे के सारे लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को और डैमेज सेल को ख़त्म करने का काम करते हैं। इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है बेटा, ये है प्लांट सेल का। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में अंतर क्या है? सबसे पहले कि प्लांट सेल्स में ये सेल वॉल होती है, ये ब्राउन ब्राउन जो वॉल दिख रही है ना, ये सेल वॉल है, ठीक है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज क्यों होते हैं? जब सेल को खुद का फंक्शन खुद करना है, सेल के अंदर पूरी एक टीम है, सोल्जर्स हैं, जैसे सारे अलग अलग तरह के खिलाड़ी। ये देखो, ये एक खिलाड़ी फुटबॉल का है तो दूसरा बास्केटबॉल का है, तो हर तरह का खिलाड़ी मिलकर के अलग अलग काम करता है, अलग अलग खेल खेलता है और उन सारे खेलों को मैनेज करता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये देखो सारे ये सेल के खिलाड़ी हैं, चाहे वो गोल्जी है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चाहे लाइसोसोम्स हैं, चाहे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस तो सेंट्रल पावर है, ठीक है। और बाकी ये सारे सेल के ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है बेटा। कैन वी सी सेल ऑर्गेनेलीज? अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करें तो क्या हम सेल ऑर्गेनेलीज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जो कि एक और ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है बेटा। अगर हमें सेल के अंदर के ऑर्गेनेलीज को ध्यान से देखना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जो हर किसी लैब में अवेलेबल नहीं होता। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशंस होते हैं और ये बहुत एस्टीम्ड लैब में होता है, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो सिर्फ हम सेल को विजुअलाइज कर सकते हैं, हम तीन उसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। बस ये हम देख सकते हैं अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे ना बच्चा, वो सेल मेम्ब्रेन की करेंगे, क्योंकि ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है सिर्फ एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है। सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल जैसे हमारी बॉडी के स्किन के अंदर प्रोटेक्टेड होती है ना, वैसे ही ये सेल की स्किन होती है, ठीक है। और ये एंट्री, जैसे सिक्योरिटी गार्ड किसी चीज़ की एंट्री या एग्जिट पे कंट्रोल रखता है ना, चेक पोस्ट रखता है कि कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है ना, वैसे ही ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये भी सेल का सिक्योरिटी गार्ड होती है, हर किसी को अंदर आने नहीं देती। इसीलिए सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये गार्ड रोकते हैं ना, वैसे सिक्योरिटी गार्ड के जैसे काम करती है और सेमी परमिएबल होती है, केवल कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ चीज़ों को बाहर जाने देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि ये सिलेक्टेड मटेरियल को अंदर आने देती है। बात आ रही है समझ में? और केवल एक्सचेंज होने देती है ये कुछ ही मटेरियल्स का, सेल और उसके बाहर के सराउंडिंग का। जैसे ऑक्सीजन है तो चलो ठीक है, आप डिफ्यूजन वाले गेट से अंदर जा सकते हो। अगर गैसेस होती हैं तो वो डिफ्यूजन करके अंदर जा सकती हैं, अगर लिक्विड होता है तो वो ऑस्मोसिस के गेट से अंदर जा सकता है। दो गेट हैं सेल के पास, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाएगी। मैंने आपको बताया था ना, हर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, और जब ये मॉलिक्यूल गैस होता है तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिफ्यूजन। ओके, सो यहाँ देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है। और अगर इसी तरह का मूवमेंट कौन करता है? वाटर मॉलिक्यूल करते हैं ना, तो इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। देखो, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, ज़्यादा है, और अंदर कम है, तो वाटर बाहर से अंदर आ रहा है, तो ये वाला मूवमेंट क्या है बेटा? ऑस्मोटिक मूवमेंट, यानी कि ऑस्मोसिस है। यहाँ भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो रहा है, केवल यह ध्यान रखना है, वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस, गैसेस का मूवमेंट डिफ्यूजन। फिर देन हाउ डू द अदर सेल एंटर द सेल?
एक सेल के अंदर दूसरे सेल फिर कहाँ से आ जाते हैं? देखो सेल के अंदर 3 गेट हैं। एक गैसेस के लिए कौन सा गेट है? डिफ्यूजन का गेट है, ठीक है। और दूसरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल्स होते हैं ना, उससे कुछ दूसरे सेल स्ट्रक्चर भी अंदर बाहर हो सकते हैं, ठीक है। अब हम ये स्ट्रक्चर को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें डिटेल्ड स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का दिखाई देता है। सेल मेम्ब्रेन को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम देख पाएंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो है कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है। लिपिड की बायलेयर होती है और बीच में प्रोटीन होता है, ठीक है। और यही जैसे कि जो फूड पार्टिकल है अमीबा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर रहा है, लेकिन वो अपना फूड अंदर एनगल्फ करता है ना सूडोपोडिया की मदद से। तो वो फूड कैसे अंदर आएगा? अगर सिर्फ पानी और एयर अंदर आ सकती है तो फूड आने के लिए भी तो कुछ चीज़ चाहिए, वो चाहिए स्पेशल प्रोटीन्स, ठीक है। तो बात आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की समझ में। अब सेकेंड है सेल वॉल और न्यूक्लियस। देखो सेल मेम्ब्रेन तो ये एनिमल सेल और प्लांट सेल के ऊपर की कवरिंग जो है सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल के ऊपर जैसे जैकेट भी एक होता है ना, वैसा होता है उसका सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है बेटा, वो केवल और केवल प्लांट सेल्स में ही मौजूद होता है। ये बना होता है सेल्यूलोज फाइबर्स और पैक्टिन से, काफ़ी हार्ड होता है। ये एक स्टर्डी शेप देता है प्लांट सेल्स को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। प्लांट सेल्स जो कि वाटर को लूज़ करते हैं, प्लांट सेल्स जब वाटर को लूज़ करते हैं ना बच्चा, अगर उन्हें किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इस फिनोमिना को, इस तरह के प्लांट सेल को हम प्लाज्मोलाइज्ड कहते हैं और इस फिनोमिना को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे जो कि सेंटर है सेल का, ठीक है। ये ब्रेन होता है सेल का, ये बना होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में से और न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं छोटे छोटे छेद जिन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। उसके वो भी सिलेक्टिवली परमिएबल, इसी पोर से कुछ मटेरियल जो है सेल न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जा सकता है। अंदर न्यूक्लियस के भरा होता है क्रोमैटिन नेटवर्क, ठीक है, जिसके अंदर होता है हमारा डीएनए मटेरियल। जितना भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है ना, वो सब क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में रहता है। जब सेल डिवाइड करता है तो ये क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है और इन्हीं क्रोमोसोम पे होता है डीएनए और प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है सेल के बारे में। जैसे हमारे मोबाइल में सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, जैसे हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है हमारा, वैसे ही हमारे सेल का भी सॉफ्टवेयर होता है डीएनए, जो कि सारा का सारा काम करता है सेल का, ठीक है। सारे जीन्स जैसे ऐप्स होते हैं हमारे मोबाइल पे, वैसे ही जीन्स होते हैं डीएनए के ऊपर, ठीक है। समझ में आया बेटा कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेल के अंदर कहाँ स्टोर्ड होती है? जीन्स पे। और ये जीन्स कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर। क्या सभी सेल में डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है? नहीं बेटा, कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता। सारा का सारा न्यूक्लियर मटेरियल सेल में यूं ही बिखरा होता है। ये सेल कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ये देखो बैक्टीरिया के सारा क्रोमैटिन नेटवर्क फैला हुआ है ना, न्यूक्लियर मटेरियल जितना भी है वो पूरे सेल में फैला हुआ है। और ये जो इस तरह के सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। ज़्यादातर बैक्टीरियल सेल्स प्रोकैरियोटिक ही होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है बेटा। फिर इन सेल्स के उन सेल्स को क्या बोलते हैं जिनमें क्लियर न्यूक्लियस होता है? उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और हम सब यूकैरियोटिक सेल से ही बने हुए हायर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक में कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक में डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाउंड होता है और यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। और प्रोकैरियोटिक में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। ये दो मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के, जो आपको याद रखने और कल मैं पूछने भी वाली हूँ आपसे, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के जस्ट बाहर मौजूद एक सेल ऑर्गेनेलीज होती है। देखो एनिमल सेल्स में ये सेंटर में पिंक पिंक क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर ये ब्लू ब्लू क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस के जस्ट बाहर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है ना, इस पे छोटे छोटे राइबोसोम्स लगे होते हैं। ये प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है। ये सेल का प्रोटीन फैक्ट्री होती है,
ठीक है। और ये कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहलाता है बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो दूसरा पार्ट है वो कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पे राइबोसोम्स नहीं लगे होते। पहले हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। इसके अंदर होते हैं कुछ नेटवर्क ऑफ शीट्स। इन शीट्स के ऊपर लगे होते हैं ये राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कब बनाना है और किसे देना है। जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हमको नज़र आता है। माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देख रहे हो ना आप, बीच बीच में ये राइबोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स के जैसा। ठीक है, ये होते हैं राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है बच्चों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करना। सेल को जिस भी, हमारे सारे सेल्स प्रोटीन से बने और जिस भी प्रोटीन की ज़रूरत सेल को होती है ना, वो इसी फैक्ट्री में बनता है जिसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है? जितने भी फैट्स चाहिए सेल को, जितने भी लिपिड चाहिए सेल को, फैट मतलब लिपिड्स, तो जितने भी लिपिड्स चाहिए वो सब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेंगे। और ये सब बन के फिर कहाँ जाएंगे? ठीक है, कैसे ये नए बनते हैं? देखो, पहले तो हम ये बताते हैं प्रोटीन और फैट्स कहाँ ज़रूरी है? सेल मेम्ब्रेन के लिए ज़रूरी है। मैंने आपको बताया ना, प्रोटीन और फैट से ही सेल मेम्ब्रेन बनी है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को न्यूक्लियस बोलेगा कि प्रोटीन्स बनाओ, और ये प्रोटीन्स और फैट्स जो है जा कर के और कहाँ काम आएंगे? सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए काम में आएंगे। सेल के अंदर जो लाइटिक एंजाइम्स होते हैं ना, वो सब भी जितने भी एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं ना, वो भी प्रोटीन और फैट से बनते हैं, जो कि लाइसोसोम्स में मैंने बताया था ना लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है? इसके अलावा भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ फंक्शंस करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो सेल के ट्रांसपोर्ट, सेल जो न्यूक्लियस से कुछ मटेरियल जो निकल के साइटोप्लाज्म तक आना है, उस मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मदद करते हैं। ठीक है, तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया बेटा? देखो, ये बायोकेमिकल रिएक्शन जब हो रही है ना एंडोप्लाज्मिक की, उसका स्ट्रक्चर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मिल रहा है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना लिवर सेल्स की, वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और पॉइजन्स का भी काम करती है। तो लिवर सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे सेल ऑर्गेनेली की, जो है गोल्जी एपरेटस। फैक्ट्री में सामान बना तो पैक होकर के लोगों तक तो पहुंचेगा, जिसको ज़रूरत है उस तक तो पहुंचेगा, तो पहुंचाने का काम करता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस एक तरह का ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है। इसके अंदर होते हैं बेटा वेसाइकल्स। क्या होते हैं इसमें? वेसाइकल्स और सिस्टर्ने। ठीक है, गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है? गोल्जी एपरेटस का फंक्शन होता है कि वो सारे के सारे जो, जैसे ये फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी हुई, अब ये मशीनरी तो सामान बना रही है, जब तक ये सामान की पैकिंग नहीं होगी, ये बन बने, हॉट बन्स बने, लेकिन अगर ये पैक नहीं होंगे तो ये लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? सेफली कैसे पहुंचेंगे? तो इसकी पैकेजिंग करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन निकलते हैं ना, उनकी पैकेजिंग कहाँ पर जाकर के होती है? गोल्जी एपरेटस में। कहाँ पे होती है बेटा? गोल्जी एपरेटस में ये पैकिंग होती है। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हो रही है। ये देखो, प्रोटीन्स जा रहे हैं और गोल्जी एपरेटस के पास जा रहे हैं। गोल्जी एपरेटस में वो मॉडिफाई हो गए, छोटे छोटे हो गए, और उनकी पैकेजिंग हो गई, रोल्स बने, और ये देखो पैकेट निकल के, और ये तैयार फॉर्म में अब ढेर सारे प्रोटीन्स जो हैं वो जहाँ उनको पहुँचना है ना, वहाँ पहुँचेंगे। गोल्जी एपरेटस का 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं बच्चों। पहला, स्टोरेज ऑफ मटेरियल। दूसरा, मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तीसरा, पैकेजिंग एंड डिस्पैच ऑफ मटेरियल। याद करो, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है ना, वही काम है। पहला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन्स निकले वो ऐसे जाके स्टोर हुए। ठीक है, स्टोर होकर के उनकी क्लबिंग हुई, क्लबिंग होकर के उनकी पैकेजिंग होगी। देखो, मॉडिफिकेशन हो गया ना, अब ये क्लब हो गया, पैकेज हो गया, और ये डिलीवरी हो गई। मॉडिफाइड प्रोटीन्स आर देन पैक्ड एंड डिस्पैच्ड। ठीक है, समझ में आया ना गोल्जी एपरेटस का फंक्शन? क्लियर है सब बच्चों को? वेरी नाइस।
बहुत कुछ जो डिस्पैच प्रोटीन्स होते हैं ना वो दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज तक जाते हैं और कुछ सेल के बाहर भी जाते हैं। आपको पता है लाइसोसोम जो मैंने आपको बताया उसके अंदर जो लाइसोजाइम होता है ना वो सब गोल्जी एपरेटस ही बनाता है। इसको डिस्कवर कैमिलो गोल्गी ने किया था, इसीलिए इसका नाम गोल्जी एपरेटस है। ठीक है, अब हम लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे बेटा। लाइसोसोम्स होते हैं सुसाइड बैग्स और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ना इनके अंदर जितने भी लाइटिक प्रोटीन्स होते हैं, ये लाइटिक प्रोटीन्स भी कहाँ से बन के पैक हो रहे हैं, बन रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, पैक हो रहे हैं गोल्जी एपरेटस में और फिर लाइसोसोम्स में जा रहे हैं। लाइसोसोम में एक मेम्ब्रेन है और अंदर भरे हुए हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्लूइड के फॉर्म में। ठीक है, तो सेल के अंदर जितना भी कचरा होता है या डैमेज्ड पोर्शंस होते हैं वो सब चीज़ें आकर के लाइसोसोम्स में ही डाइजेस्ट होती हैं। देखो, लाइसोसोम्स के अंदर सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो लाइसोसोम्स में आया, डाइजेस्ट हो गया। ये एक तरह का सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है बेटा। ठीक है, जैसे हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब ये जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल के अंदर आता कहाँ से, देखो कौन कौन सा वेस्ट मटेरियल होता है, डैमेज सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, कुछ फूड पार्टिकल्स होते हैं, कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया, तो ये सब वेस्ट मटेरियल है ना। इन सारे वेस्ट मटेरियल्स को सेल के अंदर से सफाई करने का काम, जैसे गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वैसे ये सारा कचरा जो है लेने आया है लाइसोसोम्स और लेके चला जाएगा। ठीक है, डाइजेस्ट कर देगा, साफ कर देगा सेल को। लाइसोसोम सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं अपने आप को जब वो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, जब उन्हें डैमेज सेल को डाइजेस्ट करना होता है ना तो वो खुद ही फट करके और सारे लाइटिक एंजाइम्स को रिलीज़ करके और डैमेज सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये सेल जब डैमेज हो जाता है ना तो उसके अंदर के लाइसोसोम फट जाते हैं और सेल लाइसोसोम जैसे फटते हैं तो वो जो डैमेज सेल है उसके सारे ऑर्गेनेलीज जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और सेल वैनिश कर जाता है। इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं बेटा, सुसाइड बैग्स। जैसे कि कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो वो सुसाइड कमिट कर लेता है ना हाइड्रोजन साइनाइड खा के, वैसे ही। ठीक है, अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, जो कि होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये देखो, एक तो बाहर की मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है ना, एक पिंक कलर की एक येलो कलर की दिखाई ना मैंने आपको। ये दो मेम्ब्रेन से बनी हुई ऑर्गेनेली होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना बेटा, इसके इनर मेम्ब्रेन इतनी डीपली क्यों फोल्ड होती है, मैं आपको बताती हूँ क्यों फोल्डेड होती है। क्योंकि इसके अंदर बेटा खुद का डीएनए भी होता है। ठीक है, अब ये देखो, ये अगर इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस करेंगे ना तो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है ना उससे एटीपी जनरेट होता है। अगर मेम्ब्रेन फोल्ड नहीं हो तो सरफेस कम होगा ना, इसीलिए बहुत अच्छा फोल्ड की ज़रूरत होती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी का जनरेशन होता है। अब एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है। सेल को एटीपी क्यों चाहिए होता है बेटा, सेल को एटीपी चाहिए होता है टू परफॉर्म ऑल सॉर्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, चाहे वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो या डैमेज करना है लाइटिक एंजाइम्स को, या जो भी कुछ फंक्शन करना है, जैसे हमारी बॉडी में हमको जो भी काम करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए ना, वो सारे कामों की एनर्जी एटीपी ही प्रोवाइड करता है। और सेल के अंदर ये एनर्जी कौन बनाता है, ये बनाता है सेल के अंदर ये एनर्जी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो, साइटोप्लाज्म कैसे सेल के अंदर की चीज़ों को न्यूक्लियस से निकल के और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, तो ये वाला जो होता है ना, ये ऑर्गेनेली, इसके पास खुद का डीएनए होता है, इसको किसी भी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बता रहा है कि क्या प्रोटीन बनाओ, फिर गोल्जी एपरेटस पैक कर रहा है। ये सब कंट्रोल माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है और आरएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, इसीलिए वो अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड और वैक्यूल्स की। ठीक है, एक बात और बेटा, ये जो प्लास्टिड और वैक्यूल्स होते हैं ना, इनका फंक्शन क्या होता है। प्लास्टिड और वैक्यूल्स जो हैं ये एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ज़्यादातर ना प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स जो है वो एनिमल सेल्स में होते ही नहीं है,
और वैक्यूल्स जो है वो भी एनिमल सेल्स में छोटे लेकिन प्लांट सेल्स में बहुत बड़े होते हैं। प्लास्टिड्स क्रोमोप्लास्ट हो सकते हैं और ल्यूकोप्लास्ट हो सकते हैं। क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स, जैसे अलग अलग कलर की लीव्स जो है वो प्लांट्स के अंदर होती है ना, क्रोमा मतलब कलर्ड, तो कलर्ड प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो कलर्ड प्लास्टिड्स है ना, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। अब अगर क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं वो हो, तो फिर ऐसे क्रोमोप्लास्ट नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और आपको पता है ना क्लोरोप्लास्ट कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर एक येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, और ग्रीन कलर के पिगमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर के पिगमेंट्स, ल्यूको का मतलब होता है वाइट, है ना, तो वाइट कलर के पिगमेंट्स वाला जो प्लास्टिड भरा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ मटेरियल, क्योंकि स्टार्च जो बनता है वो वाइट कलर का ही होता है ना, प्लांट का जो फूड मटेरियल है वो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ही स्टोर होता है। क्या आपको पता है कि ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कौन कौन से डिफरेंट मटेरियल होते हैं? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स। कौन कौन से डिफरेंट मटेरियल होते हैं बेटा? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन। प्लास्टिड्स भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनके अंदर भी खुद का सेल्फ डीएनए होता है। ये भी न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादातर प्लांट सेल्स के अंदर ही होता है। एनिमल सेल्स में तो खैर क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल्स के अंदर भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा, ग्रेना और कलर्ड पिगमेंट्स होता है, और खुद का डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं। ग्रेना के अंदर ही जो लाइट रिएक्शन है वो होता है। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। बेटा वैक्यूल एक स्टोरेज मटेरियल का, और जिसमें सॉलिड और लिक्विड मटेरियल भरा होता है ना, ऐसी एक स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल्स के अंदर, और एनिमल सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, बहुत स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल्स में बड़ा सा वैक्यूल होता है, जो कि प्लांट सेल्स का जो शेप होता है ना उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है बेटा, बात आई समझ में? ओके, अब हम बात करते हैं कि बिगर वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल्स की मदद कैसे करता है। प्लांट सेल्स के अंदर ये जो वैक्यूल होता है ये फिल्ड होता है सेल सैप से, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्लांट सेल्स को। इसके साथ साथ ये शुगर्स, अमाइनो एसिड, स्टार्च और ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रोटीन को स्टोर करके रखता है, जो कि सेल का प्लांट सेल का फूड होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी वैक्यूल्स होते हैं, और वो भी उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अमीबा के अंदर जब फूड अंदर आता है ना, तो वो फूड वैक्यूल बनाता है, और वही फूड वैक्यूल से फूड जो है वो अमीबा की बॉडी में डिफ्यूजन करता है। ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ही होता है बेटा। ठीक है, सो वैक्यूल्स का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी फंक्शन है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो वेस्ट मटेरियल लेकर के जाता है, तो फूड का इनटेक या वेस्ट मटेरियल का आउटटेक ये सब वैक्यूल्स ही करते हैं। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो सेल डिवीजन। ठीक है, हमारी बॉडी में हमारे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? हमें सेल डिवीजन। अगर हम बड़े हो रहे हैं तो हमें नए सेल्स की ज़रूरत है। अगर हमारे बॉडी में कुछ वेयर एंड टियर हो रहा है तो भी हमें नए सेल्स की ज़रूरत है। और अगर हमें रिप्रोड्यूस करना है, हमें एक बेबी को बर्थ देना है, तो भी हमें नए सेल्स की ज़रूरत होती है। नए सेल्स जब रिप्रोडक्शन से जो नया सेल बनता है वो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है, जबकि जो डैमेज स्किन को ठीक करने के लिए या फिर हमारे ग्रोथ के लिए जो नए सेल्स बनते हैं वो बिल्कुल हमारी बॉडी के सेल्स के लिए जैसे ही होते हैं। सेल डिवीजन हमारी ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए बेटा हमारी बॉडी में दो तरह के सेल डिविजन्स होते हैं। ठीक है, एक सेल डिवीजन जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिविजन्स हैं वो क्यों हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक सेल डिवीजन होता है माइटोसिस, जो कि ग्रोथ और रिपेयर के लिए एक जैसे सेल बनाने के लिए होता है, और मियोसिस रिप्रोडक्शन के लिए होता है। माइटोसिस के अंदर ज़्यादातर जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो माइटोसिस से ही डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं। एक सेल से दो सेल बनते हैं, पहले उसका मटेरियल डबल होता है, फिर वो दो सेल में टूट जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे मसल्स की ग्रोथ के लिए, बोन्स की ग्रोथ के लिए माइटोसिस का ही सेल डिवीजन होता है।
जबकि अगर रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो अगर रिप्रोडक्शन होता है तो जो डिवीज़न होता है वो मियोसिस होता है। अच्छा बेटा, माइटोसिस रिपेयर के लिए भी होता है, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए भी जो नए सेल्स हमको चाहिए होते हैं ना, वो सब भी माइटोसिस से ही मिलते हैं। किससे मिलते हैं? माइटोसिस से ही मिलते हैं। ठीक है, देखो न्यू स्किन जब हमें लग जाती है तो नई स्किन आती है उस पर, वो नई स्किन कैसे आती है? माइटोसिस से ही आती है। हमारी स्किन रोज़ाना 30,000 से 40,000 सेल को लूज़ करती है और वो नए सेल्स माइटोसिस डिवीज़न से ही हमारे बॉडी में आते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस का कितना बड़ा रोल है ये आपको समझ में आया ना। देखो माइटोसिस के अंदर एक सेल ऐसे दो में टूट जाता है। देखा कितना मज़ेदार है माइटोसिस। ये माइटोसिस है, एक सेल से दो सेल, ये मदर सेल से दो डॉटर आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। पहले जो मदर सेल का मटेरियल है ना वो डबल होता है, वो डबल होकर के उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों डॉटर सेल्स में जाते हैं। जबकि रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, हमें चाहिए होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि हाफ आएंगे फादर से, हाफ आएंगे मदर से। अगर टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो 23 देगा स्पर्म, 23 देगा ओवम, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो नया बेबी बनेगा। इस तरह के डिवीजन को मियोसिस कहा जाता है। मियोसिस केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और ये गैमेट्स के प्रोडक्शन में ही काम करता है। ठीक है, तो जो सेक्सुअल गॉनेड्स होते हैं ना मेल में और फीमेल में, वहीं ये मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस में पेरेंट सेल से दो हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। जैसे अगर पेरेंट सेल्स के पास 46 क्रोमोसोम है तो जो मियोटिक डिवीजन से जो डॉटर सेल्स बनेंगे, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। पहले तो ये दो फेज़ में होगा। पहला फेज़ तो बिल्कुल माइटोसिस के जैसे ही होगा, जिसमें 2 और सेल्स बनेंगे 46 क्रोमोसोम्स के, और फिर हर एक से 2 और बनेंगे, यानी 1 से 4 सेल्स यहाँ पे बने 23 क्रोमोसोम्स वाले। इस तरह का जो डिवीजन होता है ना बेटा, ये मियोटिक डिवीजन होता है। यहाँ पे देखो पहले सेल के 46 क्रोमोसोम की डबलिंग हुई, 2 सेल बने 46 के जो बिल्कुल माइटोसिस के जैसे, फिर वो 46 जो है 23 क्रोमोसोम के 2 डॉटर सेल्स में टूट गया। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, ताकि हमारे बच्चों के अंदर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही जाएँ, 23 फादर से और 23 मदर से। ठीक है, और जबकि जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, सभी बॉडी के सेल्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं। तो फिर सेक्स सेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों चाहिए? क्योंकि 2 सेक्स सेल्स मिलकर के एक सेल बनाते हैं जो कि बेबी का सेल होता है। तो फादर से 23 क्रोमोसोम और मदर से 23 क्रोमोसोम्स का जो एग है वो आकर के फिर जाइगोट बनाता है, जिस जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, और यही जाइगोट फिर डिवाइड करके न्यू बेबी बनाता है।